मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये जो मेरी जर्नी है, ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ये जर्नी बहुत मुश्किल थी और ये मुश्किल दौर से जब मैं गुजरती थी तभी मुझे साहित्य से मेरा लगाव हुआ और मैं साहित्य के साथ इतनी उभरू हो गई कि मुझे एक ना एक नया सब्जेक्ट मिलते रहा और मैं नए इस पे लिखते गई और मैं एक एक करके आज 12 किताबों की एक रचना कर सकी हूँ, लेखक बन सकी हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रत्नाकर। कैसा होता है कि जब हम कभी ऑफिस जाते हैं, हमें किसी भी प्रोफेशन में हम लोग रहते हैं तो ऑफिस जाना बड़ा जान पे आता है। ऐसा लगता है क्या यार वही ऑफिस में जाना। लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मैंने दिल से जाना चाहिए। वैसे एक मेरा प्रोफेशन है जहाँ मैं रोज़ समझता हूँ कि मुझे ऑफिस में जाना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आए दिन ऐसे व्यक्तियों से मिलता हूँ, ऐसे शख्सियत से मिलता हूँ कि वो हमें प्रेरणा देती है, कुछ सिखाती हैं, कुछ नया करने का जुनून मन में पैदा करती हैं। नवरात्रि का उत्सव हम मना रहे हैं और नवरात्रों के उत्सव की हम बात करते हैं तो नारी शक्ति का रूप अनायास ही उजागर हो जाता है। ऐसी एक नारी शक्ति आज हमारे साथ में बैठी है, डॉक्टर रेखा जगनाड़, जिनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार सर। रेखा जी, मैं इसके पहले कि मैं आपके बारे में दर्शकों को बताऊं, मुझे लगता है कि आपकी जीवनी और आपका अब तक का जो सफ़र रहा है, आप प्रोफेसर तो हैं ही और साहित्य से जुड़ी हुई, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि 12 से ज़्यादा आपकी किताबें पब्लिश हुई है और आपने डबल PhD की हुई है। तो ये सारी जर्नी एक महिला होने के नाते आपके लिए कितनी आसान थी, कितनी कठिन थी, हमारे दर्शकों के साथ में साझा कीजिए। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये जो मेरी जर्नी है, ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ये जर्नी बहुत मुश्किल थी और ये मुश्किल दौर से जब मैं गुजरती थी तभी मुझे साहित्य से मेरा लगाव हुआ और मैं साहित्य के साथ इतनी उभरू हो गई कि मुझे एक ना एक नया सब्जेक्ट मिलते रहा और मैं नए इस पे लिखते गई। जैसे मेरा जो PhD का प्रबंध था वो मैंने ग्रामीण साहित्य जहाँ पर समीक्षेची समीक्षा, हाँ, जो ये जो मेरा प्रबंध है इसी का आगे चल के एक किताब बनी और जो किताब ऐसे बनी कि मुझे विश्व आयोग ने मुझे उसके लिए अनुदान दिया और उसके सहायता से, आर्थिक सहायता से एक किताब बनी और मुझे प्रेरणा मिलती गई और मैं एक एक करके आज 12 किताबों की एक रचना कर सकी हूँ, लेखक बन सकी हूँ। ये जो दौर था आज तक का, ये दौर सफ़र था आपका, सफ़र था। ये सफ़र सही में अभी लगता है कि बहुत अच्छा है और मैं सुकून से इस सफ़र में और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। जब हम साहित्य की बात करते हैं, कुछ लिखने की बात करते हैं, तो ये लिखने का जज्बा हमें यूँ तो नहीं आता होगा ना कि ये हम जब किसी अनुभव से गुजरते, चाहे अच्छे हो बुरे हो, तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें व्यक्त करें, हम उन्हें किसी को कहें। और हो सकता है कि कोई हमारे सुनने वाला नहीं होता, या हम चाहते हैं कि एक ऐसी कोई व्यक्ति जो हमारे सुने, तो ये अभिव्यक्ति शब्दों में परावर्तित होती है और फिर वो किसी किताब का रूप लेती, किसी एक कलाकृति उसमें से उभर आती है। कितना सच है? ये बिल्कुल सच है सर, क्योंकि जब मुझे मेरे हाथ में लेखनी आई तो वो महाविद्यालयीन जो मेरा ये करियर था उसी में आई। एक एनुअल मैगजीन छपने वाला था जी। और लोकमान्य तिलक इनके शताब्दी महोत्सव के वजह से वो उस साल उसका ये होने वाला था। तो मुझे एक सुबह ऐसा हुआ कि एक ऐसी बात मेरे कान पे आई कि गणपति दूध पी रहे हैं। जी हाँ। तो फिर जब मैं उस दिन में जब देख रही थी, सब समाज को देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अंधे भक्त है, उनको वैज्ञानिक इसका कोई ये नहीं है, उसके पीछे की जो वैज्ञानिक पार्श्वभूमि थी उसके बारे में वो जानते नहीं थे। लेकिन मैं तब तो BA में थी जी। और मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे लोगों के सामने लाना है। आप पढ़ रही थी उसमें? मैं पढ़ रही थी तब, और पढ़ते वक्त ही मैंने लिखने हाथ में ली और मुझे इतनी शाबाशी मिली कि मुझे रुकना ही नहीं पड़ा। और वो जो गणपति बाप्पा है, मेरे अधिष्ठान देवता है, उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया वो आज तक वैसे ही चलता रहा है और एक सब्जेक्ट मुझे मिलता गया। जैसे मैं प्राचीन साहित्य का पढ़ाई कर रही थी MA में, तो
तो तब मुझे जनाबाई मिली, जी वो जिसने प्रस्थापित समाज व्यवस्था के विरुद्ध में पाउल रखा है जी। और वो कहती है कि एक स्त्री अलगार जन्म और- मनोनी न भावे उदास। स्त्री शक्ति का जो सम्मान है, जो मिलता नहीं है समाज में, उसमें पहला पाउल, पहली क्रांति जो किसने की है तो बहनाबाई ने की है। और मुझे वो लेखनी तभी मिली और मैं देशोन्नति के वर्तमान पत्र से 1.5 साल एक एक अभंग का मैं निरूपण करती थी और लिखती थी। ऐसे अनेक वर्तमान पत्र में भी लिखी हूँ, लेकिन जनाबाई मुझे ऐसी मिली, डोईचा पदर घेईन खांदावरी आणि भरल्या बाजारी जाईन मी, असं प्रस्थापित समाज व्यवस्थेविरुद्ध उठा हुआ उसका उनका जो ये था उस समय का, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर उस वक्त को, उस समाज को, उस वक्त जब जनाबाई ने ये लिखा था, वो आज से कई सालों वर्षों पहले की बात है, तो उस वक्त भी देखिए कि एक महिला को ये जागृति हुई कि उसने एक महिला के बारे में ये देखा कि देखो महिला उस वक्त भी काम तो करती थी, लेकिन समाज में उनको उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता। तो उस मान सम्मान की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने दिल से निकली हुई भावना उन कविताओं, उन अभंग के द्वारा उन्होंने व्यक्त की है। बिल्कुल। आज के समाज में, आज आप प्रोफेसर है, तो यहाँ इस मुकाम पर आने के बाद महिला होने के नाते आपको जो मान सम्मान मिलता है, तो कहीं आपको ये लगता है कि पुरुष वर्ग के कंपैरिजन में या उनकी तुलना में आपकी तरफ देखने का नज़रिया समाज का अब भी बदलना चाहिए, कुछ और पॉजिटिव होना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। जैसे समानता, जी लिंग भेद, जी, और जैसे कि आर्थिक इसमें भी उनका जो कमतरता है, जो बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है। आज स्त्रियां जो है, जो शिक्षण हो, क्रीड़ा हो, राजकारण हो, समाजकारण हो, घर हो, सब में वो अव्वल है। बोलते हैं कि पूरे आकाश को भी अपने इसमें लेने वाली वो महिला है जी। लेकिन आज के दौर में जैसे जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जैसे एक संस्कृत वचन है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, उस घर में देवता वास करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो है, सही में नवरात्र उत्सव के बहाने मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सम्मान हर रोज़ हो, लेकिन ये होता नहीं है। अगर अपन रिमोट उठाते हैं और टीवी खोलते हैं तो अपने को दिखाई देता है कि आज इस महिला की ऐसी कहानी बनी, उस महिला की वैसी कहानी बनी, उसका चरित्र पे दाग उठा। ये जो आज के दौर में 21वीं सदी में भी ये जब चल रहा है, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। और दूसरा कारण ये है, जैसे कि इतिहास में अपन झांके जाए तो अपने को पता चलता है कि जो गांधारी थी, उसने जो अपने आँख पे पट्टी बांधी थी और अपने बच्चों को अंधेपन का जो दान दिया था, उसकी वजह से कुरुक्षेत्र का जो भी युद्ध हुआ, पूरी महाभारत ही उस आधार पर। और दूसरी महिला देखे जाए तो जीजाबाई का अपन ये कर सकते हैं, जो शिव छत्रपति जी को जो उन्होंने संस्कार दिया है, वो संस्कार तो ऐसा है कि उन्होंने जब नारी को, जैसे बोलते हैं कि एक नारी को उन्होंने देखा और बोला कि अशीच आमुची आई असती सुंदर रूपवती, आम्हीही सुंदर झालो असतो वदले शिवछत्रपती। ये जो संस्कार की बात होती है, ये संस्कार आज कभी कम गिर रहे हैं। क्यों कम गिर रहे हैं? कि आज की महिला को समय ही नहीं है कि अपने बच्चों को जो संस्कार दिए जाए, क्योंकि घर एक संस्कार की शाला होती है। घर से ही पहली स्कूल जो होती है वो घर होता है, और एक घर में ही कहीं कमतरता है, कहीं तो भी एक कुछ तो भी छूटा जा रहा है, कहीं तो भी एक हो रहा है कि जो शिल्पकार है इस घर की वो ही कम हो रही है। ऐसा मेरा थोड़ा सा मानना है। ऐसा ही होता है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अभी भी ज़रूरत है। जैसे अपन लड़कियों को सब शिक्षा देते हैं, समझ देते हैं, वैसे लड़कों को भी समझ देने की ज़रूरत है। और जो नहीं दे पा रहे हैं उन्होंने अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए, अंतरात्मा को जानना चाहिए कि भाई हम
क्यों नहीं दे पा रहे हैं और कहाँ हम कम गिर रहे हैं, कुटुंब के नाते हम कहाँ अपने सदस्यों को, इसी वजह से आज एक महिला सुरक्षित नहीं है और रास्ते पे भी अकेली आज 21वें दौर में भी नहीं जा पा रही है। तो क्यों नहीं जा पा रही है, इसकी वजह से इसकी समीक्षा खुद से करनी होगी और विशेषकर महिलाओं ने करनी। आपने एक बात बड़ी खूबसूरत कही कि एक परिवार का नेतृत्व जो है घर में महिला करती है। आप खुद एक प्रोफेशनल महिला हैं, आप घर भी संभालती हैं और अपना प्रोफेशन भी संभालती हैं। तो आपकी कितनी सर्कस होती है अपने बच्चों की तरफ जो है आपको, जैसे आपने संस्कारों की बात की, तो ये संस्कार देने में क्या सचमुच प्रोफेशनल महिलाओं को समय नहीं मिलता, या अगर वो चाहे तो वो समय निकाल सकती हैं? वही तो बात है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि गांधारी ने आँख पे पट्टी बांधी जी, वो पट्टी नहीं बांधनी है और देखते रहना है। हाँ, होता है, एक कसरत है नारी की कि जो प्रोफेशनल नारी होती है ना उसको समय नहीं मिलता, लेकिन निकाल ही नहीं पाती ऐसा तो नहीं है। अगर वो चाहे तो वो समय, जिस बोलते हैं ना मराठी में एक बोलना की आवड जिथे असेल तिथे सवड जरूर मिळते आणि आपण आपली ओळखली पाहिजे। बिल्कुल सही बात की। चलो, एक आप प्रोफेसर, आपको अधिकार है पुरुषों को भी डांटने का पूरा, क्योंकि हमारे ज़माने में, आपके और हमारे ज़माने में आज की तरह शिक्षक नहीं होते थे, हाथ में छड़ी हमें मिलती थी। तो आज मैं आपको थोड़ा सी छड़ी देता हूँ आपके हाथ में। पुरुष वर्ग को सुधारने के लिए आप क्या सलाह देंगे महिलाओं के प्रति, उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए? मैं यही कहूँगी कि हर नारी को में इतनी सामर्थ्य है कि वो उसमें धैर्य है, उसमें शौर्य है, उसमें पराक्रम है, जैसे उसमें ममता है, करुणा है और संस्कार है, वैसे उसमें शौर्य है। जैसे अपन अगर इतिहास के उदाहरण भी दिए जाए तो जैसे कि सावित्रीबाई फुले देखो तो उन्होंने शिक्षण का ये महत्व बता के दिया है। दूसरी है जो रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दिए तो उन्होंने शौर्य दिखाया है। और तीसरी महिला अगर अपन लेते हैं तो अभी आप ये जानते होंगे कि जो इसके गाथा में जो बताई मैंने अभी की जनाबाई का भी अपन उदाहरण दे सकते हैं। तो जो प्रस्तापित व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने के लिए नारी ही सब कुछ कर सकती है। उसमें बहुत सारी जो नवरात्रि के 9 रूप है ना वो नारी में ही समाये हुए हैं। और नारी ने अगर चाहा, जैसे चंडमुंड का उसने जो संहार किया है, उसने उतनी शक्ति अगर उसमें है, अपन ऐसे कहते हैं और देखते हैं और समझते हैं, उसी वजह से नारी की पूजा, नारी तो ये कभी नहीं चाहेगी सर कि उसकी मखर में रख के उसकी पूजा करनी चाहिए। उसको मानुस करके कहे तो भी उसको ठीक है, मानुस बन के उसको उसके तरफ, वैसे वो चाह के अगर ये सब हुआ तो वो पुरुष वर्ग को वटनी पे ला सकती है। ये मेरा बिल्कुल ठाम विश्वास है। बिल्कुल ला सकती है। अब चलिए, एक नई पीढ़ी का आप पढ़ा रही हैं, एक नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है, उसमें आपका भी योगदान है एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर। तो आपके तरफ ये बच्चे एक बड़ी उम्मीद से देखते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके बारे में जो, क्योंकि एक अच्छा भारत हम चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि एक भारत का निर्माण इस युवा पीढ़ी के द्वारा कैसे हो? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर। आज की जो पीढ़ी है ना वो कहीं तो भी रास्ता भटक चुकी है जी, और ये भटके हुए रास्ते में उनको काफ़ी सारे जो आह्वान बोलते हैं हम मराठी में, चैलेंजेस है। जैसे अब तो उनके हाथ में एक ऐसा खिलौना आ गया है कि वो तो कभी अभी आगे चल के उसका तो कोई यही नहीं है, मोबाइल है और भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है। और इस मीडिया की वजह से आज की पीढ़ी जो बर्बादी के रास्ते पे चल रही है, तो मैं एक प्रोफेसर होने के नाते और मैं पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूँगी कि ये जो मोबाइल है ये गलत नहीं है। जैसे एक सुरी होती है, उसको अगर एप्पल भी काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं, तो एप्पल काटने से क्या होता है और गला काटने से क्या होता है, इतना अगर फ़र्क समझ गया तो आज की पीढ़ी को सुधारना, आज की पीढ़ी को रास्ते पे लाना कुछ एक, मैं बोलती कि इतना मुश्किल नहीं है। समझने की बात है। चलिए, मैं आपकी बात बिल्कुल सही कही। जो मैं आपसे सीखा हूँ आज, वो मैं दर्शकों को मेरी भाषा में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब हमारे गुरुजन हमारे पास में होते हैं तो उन्हें गुरु दक्षिणा तो कुछ देनी पड़ेगी। तो जो मैं आपसे सीखा हूँ उसका सारांश बताने की मैं कोशिश करता हूँ। एक कहावत है कि जब आप सच में सोए हुए हो तो आपको जगाया जा सकता है, लेकिन आप अगर सोने का नाटक कर रहे हो तो आपको ज़िंदगी में कभी जगाया नहीं जा सकता। आज का टेक होम मैसेज मैं इस तरह से लेकर जाना, तो
ये है कि महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। उस ज़माने से जो संघर्ष करते आ रहे हैं उस संघर्ष को कहीं ना कहीं विराम देना चाहिए। अपनी शक्ति को पहचानते हुए पुरुषों को भी उन्होंने इसी तरह से समझाना चाहिए। एक पीढ़ी का निर्माण करना जितना महिलाओं के हाथ में उतना पुरुष के हाथ में भी, लेकिन महिला ने एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को समय ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे कुछ भी करती हो, क्योंकि एक पीढ़ी का निर्माण के लिए माँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। हाँ, वो ये कर सकती है कि अपने परिवार में, समाज में रहने वाले सभी को इसके लिए अपने बीच में रख के, अपने साथ में रख के उनको भी वो बच्चे समझ के उनको सिखा सकते हैं। और अंत में जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने ये समझना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आने वाले नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और रेखा जी आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे साथ में बातचीत की।